जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो में देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, क्योंकि जो भी चीज़ सेटअप किए हैं ना, तो सभी चीज़ नया है, ठीक है ना। तो नया कोई भी चीज़ रहता है ना, तो उसको सेटअप करने में जो टाइम लगता है, तो जो टाइम लग रहा है ना, तो इसी की वजह से देरी हो रही थी, ठीक है ना। तो अब जितना सेटअप जितना भी था वो सब चीज़ सेटअप कर लिया गया है, ठीक है ना। जो आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड जो किया जाएगा वो भी हो गया है। और जो आपका वीडियो एडिटिंग में जो प्रॉब्लम आती थी उसको भी कर लिया गया है। और जो आपको नेट पे यानी इस वीडियो को जब अपलोड किया जाता है तो उसमें जो दिक्कत आ रही थी सर्वर की या नेट की, तो उसको भी, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया गया है। तो किसी भी प्रकार की अब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉब्लम थी नया होने के कारण सभी चीज़, जो भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही थी इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब जो भी चीज़ है सभी चीज़ को सॉल्व कर लिया गया है, अब किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसके अगले दिन से यानी कि डेली डेली बाई डेली आपको मिनिमम एक वीडियो दी जाएगी और मैक्सिमम जितना भी हो सके उतना आपको प्रोवाइड कराएंगे। और एक और बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी आज हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। हम आपको बताए थे जो इंट्रोडक्शन, जो क्लास सेकेंड था, यानी दोनों जो क्लास, दोनों जो लेक्चर था उसमें हम दोनों आपको बताए थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और सेकेंड पार्ट, तो दोनों में बताए थे कि इसका हम उन दोनों का पीडीएफ हम नहीं दिए थे, क्योंकि बताए थे कि ये लेक्चर क्लास है तो लेक्चर क्लास कोई पीडीएफ हम नहीं देने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मैं पीडीएफ देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज चलते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश, आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना। क्या है? वैद्युत आवेश या क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे। तो जो भी चीज था इसको सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको देखते हैं। तो वैद्युत आवेश आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के क्लास में फर्स्ट लेक्चर में ही आपको हम उसमें नहीं बताए थे, सेकेंड वाले में आपको हम बता दिए थे। तो इसको तो बताएंगे आज भी बताएंगे, लेकिन वो आपको याद होगा, मैं आशा करता हूँ कि जो उस दिन बताए थे आपको वो चीज़ अभी तक आपको याद होगा और बहुत अच्छे से याद होगा, तो बहुत अच्छे से भी ये समझ में आएगा। क्योंकि जो भी चीज़ वो दोनों लेक्चर जो पढ़ाए हैं उन दोनों को पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है ना। तो मैं इतना, अगर आप लोग देख लिए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखे होंगे तो अगर आप समझदार होंगे या अच्छे समझ में आ रहा होगा तो अच्छा है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जाके आप उसको देख सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद यहाँ आइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है ना। तो वैद्युत आवेश किससे कहते हैं, इस यहाँ से नहीं, इसका कुछ इतिहास संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इतिहास, इतिहास, ठीक है ना। इतिहास बताने का मतलब ये है कि ये कहाँ से आया और कैसे आया, इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। आज से, ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो इतिहास में देख रहे हैं आज से 2600 वर्ष, 2600 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व, अर्थात अर्थात ईसा से, ईसा से 600 वर्ष, ठीक है ना। जो सन चलता है ये जब से स्टार्ट हुआ ना उससे 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व, क्या 600 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। आज से 2600 वर्ष पूर्व, यानी ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 600 वर्ष पूर्व यूनान के, ठीक है ना, यूनान के दार्शनिक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। यूनान के एक दार्शनिक थे जिन्होंने, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ बोलना है, लिखने में ही बहुत वीडियो लंबा हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पे बताए हैं कि उस जो नोट्स बनाए हैं उसमें बहुत अच्छे से लिखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यूनान के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था उस समय कि जब, कौन थे यूनानी वैज्ञानिक? थेल्स, कौन थे? थेल्स, वैज्ञानिक थेल्स थे, दार्शनिक थे।
यानी कि जो दार्शनिक होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं लोग, उन्हीं को दार्शनिक कहा जाता है, जो भी रिसर्च करते हैं लोग। तो उस समय इन्होंने पाया था, ठीक है ना, इन्होंने पाया था क्या चीज, जब दो वस्तु को आपस में, दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर उस वस्तु में से अपनी से छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, आकर्षित करने का, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश कह देते हैं, ठीक है ना, आवेश कहते हैं। इसी को तो आवेश में जो आपको बताए थे, वैद्युत आवेश, इसी को तो बताए थे। तो कौन दिया था, थेल्स दिए थे, कितने वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले। कहाँ के थे, यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के दार्शनिक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। उन्होंने जो आवेश का परिभाषा, इसी को तो आवेश को लिखा है ना, या जो इसके पहले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे लोग, तो उसमें इसी को तो बताए थे ना कि आवेश किसे कहते हैं। उसमें लिखाए थे, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर उस वस्तु में से अपनी से छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और उसी को आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो उसमें बता दिए थे। तो ये कौन किया था, थेल्स किए थे। कौन किए थे, थेल्स। कितने वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले, यानी कि अर्थात ईसा से 600 वर्ष पहले। यानी ईसा जो इस समय 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है, यानी कि 2022 वर्ष, यानी कि जब यहां से स्टार्ट हुआ होगा और यहां तक, यानी कि 2022 वर्ष बीत चुकी है ईसा से, ठीक है ना। और ईसा से यानी इससे 600 वर्ष पूर्व, यानी कि इससे 600 वर्ष पूर्व कौन थे, थेल्स थे। कहाँ के थे, यूनान के दार्शनिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही ये चीज बताया था, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे इस पे 600 वर्ष आगे इस पे बहुत दिनों तक ऐसे ही इसको छोड़ दिया गया। इस पे कोई अध्ययन और किसी प्रकार का कोई शोध नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि बहुत वर्षों तक, सन 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने 1600 ईस्वी में इस पे फिर से क्या किया, अध्ययन किया, रिसर्च किया, ठीक है ना। तो इस समय इस पे शोध किया, तो इन्होंने देखा, क्या नाम था उनका, गिलवार्ड। क्या था, गिलवार्ड। यानी गिलवार्ड ने उस समय ये देखा था कि उसमें फिर से प्रयोग करके देखे उन्होंने, ठीक है ना। और जब प्रयोग करके देखा तो उन्होंने पाया कि क्या चीज उस समय वो बताए कि गिलवार्ड ने ये बताया कि अंबर और ऊन, यानी कि दो शब्द है, अंबर और ऊन, ठीक है, अंबर और ऊन, यानी दोनों चीजों को आपस में जब रगड़ा जा रहा था ना, आपस में रगड़ने पर इसमें क्या हो जाता था, अपनी सी छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, ठीक है ना, आवेशित करने का गुण उत्पन्न हो गया। और इसी को उन्होंने क्या कह दिया था, इसी को आगे इस पे अध्ययन किया था। उस समय तो ये नहीं बताया गया था, लेकिन स्पेशल ये चीज बताया, अंबर और ऊन, उसमें किसी भी दो पदार्थ में हो जा रहा था, ठीक है ना।
लेकिन इन्होंने अपने से हल्की और छोटी वस्तु आकर्षित आवेशित करने का गुण उत्पन्न हो गया इन्हीं दोनों में, ठीक है ना। ये दोनों को रगड़ा गया तो इनमें से हल्की और छोटी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया और इसी को उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो इसी को क्या कह दिए, ये कौन किया था, गिलवार्ड किए थे। गिलवार्ड ही बताए अंबर और ऊन को, ठीक है ना, कि आपस में रगड़ने पर इसमें क्या होता है, आवेशित हो जाता है, अपने से छोटी वस्तुओं को आवेशित यानी आकर्षित कर लेता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इतिहास कंप्लीट हुआ। आपको जो भी चीज कंफ्यूज हो रहे होंगे इसको आगे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको चलते हैं आगे और इसको संक्षिप्त में इतिहास बहुत अच्छे से वो नोट्स में लिखे हैं और इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं आवेश क्या चीज। आवेश का डिफिनीशन तो वहां बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी यहां देख लीजिए, ठीक है ना। आवेश जब शुरू से पढ़ा रहे हैं तो कोई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, ठीक है ना। इसको भी लिख दे रहे हैं, इसको लिखा दिए उसमें, लेकिन जब दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर उस वस्तु में से अपनी से छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश कहते हैं। तो चलिए ये तो बता दिए आवेश किसे कहते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में इसको बताए थे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, लेकिन फिर से आपको यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर उस वस्तु में से अपनी से छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को आवेश कहते हैं। कि मान लीजिए ये चाक ही है, इसको यहाँ पे ये आकर्षित करने का गुण उत्पन्न यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो चाक को रगड़ा जाएगा ना तो इसमें से अपनी से छोटी जो कण है ये तो गिर जाएंगे नीचे, इसका कुछ वेट होता है, वेट की वजह से यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको संक्षिप्त में इतिहास बताए थे अबनुस और उन में, उसमें ये चीज देखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये चीज को दोनों चाक को यहाँ रगड़ रहे हैं ना तो इसका जो भी पार्टिकल है यानी कि कण है इसका जो वो गिर जा रहा है नीचे, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, दिख रहा होगा आपको कि नीचे गिर जा रहा है। तो ऐसे रगड़ने पे ना तो यही जो छोटा पार्टिकल है यही उस वस्तु को यानी कि ये वाला इसको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये जो पार्टिकल छोटा जो कण गिर रहा है ये गिरने नहीं देता, इसी को आकर्षित मतलब कि इसी को अपने में ही मतलब चिपका लेता है। इसी को क्या कह देते हैं, ये किस में मिलता है, अबनुस और अंबर में, इन्हीं दोनों में उसमें प्रयोग के आधार पर देखा गया। अदर चीज में भी बहुत चीजों में देखा जाता है, लेकिन उसमें जो प्रयोग पे देखा गया है या जो प्रयोग में पाया गया है उसी को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उस समय उसी को लिखा गया था तो उसी को क्या कह देंगे, आवेश कह देंगे। तो आपको इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा और आपको एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा दिए। लेकिन यहाँ पे आवेश जो है, जो पार्टिकल है, ये हल्का सा जो भी चीज है, जो पार्टिकल इसका जो बन रहा है यानी गुण इसका कण जो बन रहा है ये नीचे गिर जा रहा है, ये आकर्षित करने का गुण यहाँ उत्पन्न नहीं हो पा रहा। लेकिन वहां पे जो प्रयोग उन्होंने किया था वहां पे उस टाइप में हुआ था। तो चलिए ये तो हो गया, तो अब इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। अब आगे इसमें क्या होता है, ठीक है ना।
तो आवेश भी कंप्लीट हो गया। एक एक आपको टॉपिक आवेश किसे कहते हैं इसको पहले ही बता दिए थे और यहां भी बता दिए, और अच्छे से आपको ये भी हो गया। तो चलिए अब आगे हम देखेंगे क्या चीज, आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। आवेश के प्रकार उस समय, आवेश के प्रकार, ठीक है ना, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश में 1750 ईस्वी में स्टार्ट कर रहे हैं आवेश के प्रकार। 1750 ईस्वी में, ठीक है ना, 1750 ईस्वी में, किसमें, 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक, यानी 1750 ईस्वी में प्रयोग के आधार पे, किस पे, प्रयोग के आधार पर फ्रैंकलिन, कौन, फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश निम्न दो प्रकार का होता है। क्या चीज, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। यानी कि जो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताए थे कि आवेश दो प्रकार का होता है। कौन बताया था, फ्रैंकलिन। किस ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। यानी कि देखिए 1600 ईस्वी में, यानी कि जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे गिलवार्ड, इन्होंने बताया था क्या, आवेश के बारे में, ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बताया था कि अबनुस, इन्होंने ही बताया था अंबर, ठीक है ना, अंबर और ऊन को, ठीक है ना, रगड़ने पे, यानी कि जो आवेश बताए थे, थेल्स जो बताए थे, ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम नहीं बताए थे, लेकिन इन्होंने अंबर और ऊन के नाम को, दो चीजों को, दो एलिमेंट के नाम बताए थे। किसमें, 1600 ईस्वी में। किसमें बताए थे, 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी के बाद फिर से देखिए 1700 ईस्वी, यानी कि बहुत करीब 150 वर्ष के अप्रॉक्स, उसके लगभग आसपास ही इन्होंने 1700 ईस्वी में एक वैज्ञानिक फिर से आए और उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग के आधार पे देखा और देखने के बाद उनका क्या नाम था, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश निम्न दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, आवेश निम्न दो प्रकार का होता है। कौन बताया था, बताया थे फ्रैंकलिन ने। कौन बताया था, फ्रैंकलिन ने बताए थे। देखिए अब यहां से इसके बारे में कुछ अध्ययन करना स्टार्ट हो गया, और आगे आगे जैसे जैसे चलता गया समय, वैसे वैसे आगे इस पे बहुत सारे ज्यादा ही कुछ रिसर्च और इसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया और हुआ भी, ठीक है ना। तो 1750 ईस्वी में प्रयोग के आधार पर फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश निम्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अब दो प्रकार का कौन कौन होता है, तो पहला होता है धन आवेश। कौन होता है, पहला होता है धन आवेश, ठीक है ना, धन आवेश। सेकंड होता है ऋण आवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसको निगेटिव चार्ज। क्या कह देंगे, निगेटिव चार्ज। अब इसको हम निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, मैं इसको भी बताएंगे। तो चलिए इतना तो कंप्लीट हुआ, और धन आवेश भी आपको पता हो गया कि कौन बताया था, यानी आवेश के प्रकार को बताए थे 1750 ईस्वी में। प्रयोग के आधार पर बताए थे फ्रैंकलिन ने, यह बताया कि आवेश निम्न दो प्रकार का होता है। कौन कौन, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो इतना कंप्लीट आज हो गया। तो चलिए आज तो इतना कंप्लीट हुआ ही, इसके आगे भी चलिए चलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज, धन आवेश। क्या देखेंगे, धन आवेश। तो चलिए इसको मिटा दिए और आगे चलते हैं। अब क्या चीज हमें देखना है, धन आवेश। क्या चीज, चाक ले लें, धन आवेश, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, इंग्लिश में इसे कहते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए आगे अब इसमें हम देखेंगे। कह रहा है कि इसमें कांच के छड़ को, ठीक है ना, कांच के छड़ को और रेशम के कपड़े पर, कांच, ठीक है ना, क्या चीज, कांच के छड़ और रेशम के कपड़े पर, कांच के छड़ को रगड़ने पे, क्या चीज, कांच के छड़ को रगड़ने पर कांच के छड़ को रगड़ने पर, ठीक है ना, कांच के छड़ को किस पे रगड़ने पे, कांच के छड़ को रगड़ने पे, यानी कि कह रहा है कि कांच के छड़ और रेशम के कपड़े, कांच के छड़ और रेशम के कपड़े पर कांच के छड़ को रगड़ने पर, ठीक है ना, कांच के छड़ को रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। यानी कि कांच पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। यानी कि हम तो उसका दो बता दिए, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो इसमें हम देख रहे हैं पहला धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है कि कांच और रेशम के कपड़े, कांच को रेशम के कपड़े पर, या यह भी सही है, कांच के छड़ को और रेशम के कपड़े पर, कांच यानी कांच के छड़ और रेशम के कपड़े पर कांच के छड़ को रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। कि मान लीजिए कोई रेशम की कपड़ा हो, ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है ना, और कांच का छड़ देखे होंगे, जो कांच का छड़ कई जगह थे, और उसको जब रगड़ा जाता है ना ऐसे, तो जब रगड़ा जाता है तो उस पे कांच के छड़ पे उत्पन्न आवेश हो जाता है। जो आवेश उत्पन्न हो जाता है ना, उसी को क्या कह देते हैं, धन आवेश। क्या कह देंगे, धन आवेश। तो आपको धन आवेश भी यहां कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश। ऋण आवेश अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन धन आवेश आपको पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ऋण आवेश, क्या चीज, ऋण आवेश। ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अबनुस, यानी कि इसमें लिखेंगे अबनुस और अबनुस को, ठीक है ना, क्या चीज, अबनुस को, ठीक है ना। अबनुस यानी दो ही इसमें पदार्थ है, अबनुस और अबनुस को बिल्ली के खाल पे, बिल्ली के खाल पर रगड़ने पर उत्पन्न आवेश, रगड़ने पर अबनुस पे उत्पन्न आवेश, अबनुस रगड़ने पर उत्पन्न आवेश, रगड़ने पर उत्पन्न आवेश, आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश, ऋण आवेश कहते हैं। यानी कि देखिए यहां पे अबनुस और बिल्ली के खाल पे, अबनुस एक एलिमेंट है और बिल्ली के खाल पे, बिल्ली आप देखे होंगे लोग, उसी के खाल पर रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं।
कि जो बिल्ली के खाल पे इसको रगड़ा जाएगा ना, वहां पे क्या था, धन आवेश में रेशम की कपड़ा था। क्या थी, रेशम, ठीक है ना, रेशम, रेशम की कपड़ा था, ठीक है ना, रेशम की कपड़ा था, और यहां पे बिल्ली के खाल पे। तो इसको जब इस पे रगड़ेंगे ना, तो अबनुस पे जो आवेश उत्पन्न होगा, इसी को क्या कह देंगे, जो इस पे आवेश उत्पन्न होगा अबनुस पर, उसी को क्या, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है ना, और इसी को कह देंगे ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश। यानी रगड़ने पर उत्पन्न आवेश, किस पर, अबनुस पर जो आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि यहाँ पे धन आवेश में रेशम के कपड़े पे ही उसको क्या किया जाता है, रगड़ रहा, उसको उस पे ऐसे इसको रगड़ा जा रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या चीज, अबनुस और बिल्ली के खाल पे, यानी अबनुस को बिल्ली के खाल पे क्या किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो अबनुस पे क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और इसी आवेश जो उत्पन्न होता है इसी को ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ये भी चीज आज कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कोई भी शब्द ऐसा नहीं कि जो आपको बहुत दिक्कत में डाले, ठीक है ना, सभी शब्द बहुत सिंपल और आसान है और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे चलते हैं अब। कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, कैवेंडिश, कैवेंडिश, कैवेंडिश का स्थिर विद्युत, कैवेंडिश का, कैवेंडिश स्थिर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, तथा प्रतिकर्षण, ठीक है ना। इसका हमको क्या देखना है, नियम देखना है, का नियम, ठीक है ना, का नियम, क्या चीज, का नियम। तो इसमें ये बताए थे, कैवेंडिश ने ये बताया था कि जो इसका आकर्षण यानी कि जो अट्रैक्शन होता है, जो रिपल्सन यानी कि दूर भागने की क्रिया होता है, कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ निगेटिव चार्ज हो और यहाँ निगेटिव चार्ज हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ निगेटिव चार्ज हो, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, और बीच की दूरी यह है और इसकी बीच की दूरी यह है और इसकी बीच की दूरी यह है और इसकी बीच की दूरी यह है। तो इसमें कौन दूर आएगा, कौन दूर जाएगा और कौन नजदीक आएगा, यानी कि कौन इन दोनों से सोचेगा कि हम और दूर भाग जाएं, यानी कि दूर हटेगा, यानी कि कहने का रिपल्सन, यानी कि ये दोनों पास में आने को नहीं सोचेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन पास में आएगा, कौन दूर जाएगा, ठीक है ना, कौन अट्रैक्शन, कौन नजदीक आएगा और कौन दूर जाएगा। तो जहां सेम प्राकृत के, यानी कि दोनों धन आवेश सेम प्राकृत का जहां पे रहेगा, वहां क्या होगा, वहां प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, वहां प्रतिकर्षण होगा। इसको खूब अच्छे से हम सिंबल में बनाकर जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें बहुत अच्छे से इसको लिखे हैं, उसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों होगा, ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये चीज क्या होगा, एक दूसरे से दोनों, ये भी दोनों सेम प्राकृत का, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों सेम नेचर के हैं, यानी दोनों समान प्राकृतिक के हैं। तो दोनों समान प्राकृतिक होने के कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण का नियम लागू होगा। क्या होगा यहाँ पे, यानी प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पे प्रतिकर्षण होने के कारण ये भी क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यानी कि जो निगेटिव चार्ज है और जो ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, एक दूसरे के दूर जाएंगे। और ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे,
ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, और ये एक पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि ये दोनों समान प्राकृत के आवेश नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ये धन आवेश, ये ऋण आवेश है, तो एक दोनों का सेम प्राकृत नहीं ना है, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षण की क्रिया यहाँ का कार्य करेगी, यहाँ आकर्षण बल का कार्य होगा, ठीक है ना। और ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ भी समान प्राकृत का आवेश नहीं है, दोनों विपरीत आवेश का प्राकृत है। दोनों आवेशों का जो प्राकृत है वो विपरीत है। विपरीत होने के कारण ये क्या होंगे, आकर्षण का बल यहाँ कार्य करे। क्या करेगा, यहाँ पे आकर्षण का बल कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको स्पष्ट हो गया, और इसी को वहां पे लिखा दिया गया है। तो इसको प्रयोग के आधार पर कैवेंडिश ने देखा कि, ठीक है ना, इसको भी लिखा दें। चलिए इसको भी लिखा दे रहे हैं, लिखा देने पे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, यहीं पे इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर कैवेंडिश ने यह बताया कि समान प्राकृत के आवेशों के बीच क्या होगा, समान आवेशों का बीच यानी यह होगा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और विपरीत आवेश का बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं, कार्य करेगा, और इसी को क्या कह देंगे, कैवेंडिश का स्थिर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का नियम कह देंगे, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए हल्का सा नोट्स भी है, नोट्स आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हुआ। यदि वस्तु को आपस में रगड़ने पे, ठीक है ना, कुछ नोट्स है, नोट्स को वही जो बताए हैं प्रयोग के आधार पर कैवेंडिश ने जो देखा था उसी को लिखा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे फार्मूला लिखा दे रहा हूं आपको, यानी जो नेगेटिव चार्ज होगा ये हो गया धन आवेश के लिए, क्या हो गया, धन आवेश के लिए, ठीक है ना। यानी और ये हो जाए Q का वैल्यू माइनस एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, और E है क्या, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, E इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव आवेश के लिए, क्या है, निगेटिव आवेश के लिए, तो माइनस हो गया, ठीक है ना। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। नोट्स में आपको बहुत अच्छे से उसमें लिखा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। यानी कि उसमें ये कह रहा है नोट्स में कि ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसको अब बताते हैं कि मान लीजिए कि ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, यानी कि इससे जब आवेश निकलेगा ना इससे, तो ये क्या होगा, धन आवेश हल्का होता है और ऋण आवेश भारी होता है, यानी इसके वेट में, किसमें, वेट में, किसमें, वेट में, यानी भार में, भार, ठीक है ना। यानी कि जब इससे इस पर आवेश जाएगा तो ये क्या होगा, हल्का होगा, क्या होगा, हल्का, ये क्या होगा, हल्का, ये हो जाएगा भारी, क्या हो जाएगा, भारी। यानी कि कहिए तो ये वेट, यानी इसके द्रव्यमान में ये, इसका द्रव्यमान हल्का होगा और इसका द्रव्यमान भारी होगा, यानी इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और इसका द्रव्यमान कम होगा। इसी को नोट्स में हम लिखाए हैं और बहुत अच्छे से उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यही इसका नोट्स था, नोट्स भी कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे क्या चीज, मात्रक इसका, ठीक है ना। आवेश का मात्रक देखेंगे। आवेश मात्रक मीन्स ये होता है, आवेश का मात्रक, मात्रक मीन्स चाक ले लें, मात्रक मीन्स ये होता है,
चाक चल नहीं रहा है सही से। आवेश का मात्रक, यानी इसको यूनिट ऑफ क्या चीज, चार्ज, यानी चार्ज को किस में हम मापेंगे। यानी देखिए किसी भी चीज को, जैसे कि जो भी चीज आप लोग सब्जी हो, दाल हो या आटा हो, किसी भी चीज को वेट करते हैं ना, वेट करने का मतलब जिसमें आप मापते हैं उसी को मात्रा कहते हैं। तो आवेश को मापने के लिए ये किलो या अदर चीज पे या लीटर में तो इसको मापा नहीं जा सकता है, कि माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं ना। तो इसको मापने के लिए एसआई पद्धति ठीक है ना, या एमकेएस, दोनों एक ही है, एमकेएस, ठीक है ना। ये पद्धति में इसको, ये मॉडर्न का है, ठीक है ना। पहले ये बहुत आता था, वो उसका कुछ और मेजर करने का था, लेकिन इस समय जो चल रहा है ना, यही चल रहा है, क्या चीज, एसआई पद्धति, ठीक है ना, वही है एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति। तो इसके मापने की उस समय क्या पैमाना था, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, यानी कि क्यू से इसको डिनोट करते हैं, या एक सी से भी। तो कूलाम को सी से और आवेश को क्यू से, ठीक है ना। यानी कि चलिए, तो ये तो कंप्लीट हुआ, अब इसको भी मिटा दे रहे हैं और चलते हैं आगे। चलिए देखिए, आज जितना हो रहा है उतना आज किया जाएगा। उसके बाद इसके आगे जो है, इसको दो नहीं समझिए, 4 लेक्चर में इसको, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। करीब 3 से 4 लेक्चर को इसको क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई बात की टेंशन बार बार आ जा रही है। देखिए अब हम देखेंगे एक कूलाम का परिभाषा, ठीक है ना, यानी एक कूलाम कहते किसे हैं। तो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे एक एक चीज, आप जब तक नहीं पता चलेगा ना तब तक आपको कुछ आएगा नहीं, मतलब कि कहने का मतलब कि समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो देख ले रहे हैं एक कूलाम का परिभाषा, क्या चीज, एक कूलाम का परिभाषा, ठीक है ना। चलिए, एक कूलाम का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम्स, या कूलाम्स लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा उसका इंग्लिश। जब किसी चालक में, क्या चीज, जब किसी चालक में, ठीक है ना, जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर प्रवाहित धारा हो, क्या चीज, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर प्रवाहित, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर प्रवाहित, ठीक है ना। प्रवाहित क्या चीज, प्रवाहित धारा, यानी प्रवाहित किया जाता है, यानी 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित, 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित, 1 एम्पियर को धारा को प्रवाहित किया जाए, ठीक है ना, किया जाए तो उस चालक में, उस चालक में प्रवाहित धारा, उस चालक में प्रवाहित आवेश हो, उस चालक में प्रवाहित आवेश को क्या कह देंगे, 1 कूलाम कह देंगे, ठीक है ना, 1 कूलाम,
कहते हैं। यानी इसे समझिए कि जब किसी चालक में, मान लीजिए ये चालक है, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है। मान लीजिए ये चालक है, ठीक है ना, इस चालक में 1 सेकेंड में, टाइम देखेंगे 1 सेकेंड में 1 एम्पियर प्रवाहित, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित आवेश को 1 कूलाम कहेंगे। यानी कि इसमें मान लीजिए आई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर जब इसमें हम प्रवाहित करेंगे धारा को, 1 एम्पियर, ठीक है ना, धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो उस, यानी कि इस चालक में, ठीक है ना, इस चालक में जितना आवेश प्रवाहित होगा ना, जितना आवेश प्रवाहित होगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को क्या कह देंगे, उसी को कह देंगे हम क्या चीज, 1 कूलाम। यानी 1 कूलाम का परिभाषा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 कूलाम का परिभाषा यही चीज होता है, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या चीज, कूलाम का नियम। ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, तो आज इसको देखेंगे, कूलाम का नियम। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केवल आज इसकी कूलाम्स लॉ ही आज बताएंगे, ठीक है ना। जो इसका डेरिवेशन है, यानी कि जो सूत्र का निगमन है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। वो ज़्यादा ही लंबा भी है और ज़्यादा समय भी लगेगा, तो उसमें ये वीडियो भी पहले से लंबा हो चुका है और इसके वजह से इसको हम अगले दिन, यानी कि जब अगले दिन बनाएंगे वीडियो को, उसको हम आपको उसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या चीज, कूलाम का नियम। 1 कूलाम तो हो गया, अब कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या चीज, कूलाम्स लॉ, ठीक है ना, कूलाम्स लॉ। चलिए ये हो गया। देखिए कूलाम्स लॉ में क्या बताए थे 1750 ईस्वी में, देखिए कैसे कैसे आते जा रहा है 1750 ईस्वी में। यानी कि पहले देखिए, पहले स्टार्टिंग में समझिए कि ईसा से 26 वर्ष पूर्व, तो 26 और मान लीजिए 16 से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है लो ना, तो 16 ये हो गया और 10, यानी कि कहिए तो बहुत करीब 2200 वर्ष पहले जो बीच में गैप रहा वो करीब 2000 वर्ष था, ठीक है ना, करीब 2000 वर्ष बीच में क्या था, गैप था। तो उसके बाद यानी कि 1750 ईस्वी में कौन, फ्रैंकलिन आए थे, ये बताए थे कि धन आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ये किस में बताए थे, 1750 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में बताए थे, अबनुस और ऊन को रगड़ने पर वो अपनी से छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, यानी इस चीज को पाए थे। और 1750 ईस्वी में बताए थे आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है ना। और अब कूलाम आए, और कूलाम 1750 ईस्वी में, किसमें, 1750 ईस्वी में कहाँ के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ थे, फ्रांस एक देश है, वहीं के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कूलाम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में नियम बताए थे। क्या चीज, कूलाम ने 2 आवेशों के बीच के संबंध में क्या बताए थे, 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में क्या चीज, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, क्या चीज, फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कूलाम कौन थे, कूलाम ने 2 आवेशों के बीच
आवेशों के बीच लगने वाले बल, लगने वाले बल, लगने वाले बल के बारे में बताए थे। कौन था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कहाँ थे? 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताए थे, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में नियम बताए थे, ये भी उसको बोल सकते हैं। यानी कि दो आवेशों के बीच तो ही ना, दो आवेशों के बीच लगने वाली बल के बारे में बताए थे, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को बताए थे। ये कौन बताया था? कूलाम बताया था। कौन बताए थे? कूलाम बताए थे। कौन बताए थे? कूलाम, यानी कूलाम बताए थे। तो कौन था? कूलाम। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1785 ईस्वी में। किसमें? 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कौन थे? कूलाम थे। कौन थे? कूलाम थे। नियम बनाए थे जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है ना। नियम जो ये बनाए थे ना, इसी को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं, जिससे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है ना, नियम कहते हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ यहां तक। अब कूलाम का नियम क्या है इसको हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको, चलिए फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ दोबारा। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने बताए, यानी कूलाम ने बताए छूट गया है, बताए, ठीक है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताए थे, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए चैप्टर का नाम भी मिट गया, तो चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर का नाम बीत गया। चाक ले लें और देखिए क्या उनका कूलाम का नियम यही था, ठीक है ना। क्या चीज? दो आवेश के बीच की दूरी, ठीक है ना, क्या चीज है? यानी बताए थे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान, दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो आवेशों के बीच लगने वाले आवेशों का मान, दो आवेश, ठीक है ना, लगने वाला मान, क्या चीज? कुछ वैल्यू होगा ना, दोनों आवेशों की मात्राओं, दोनों आवेशों लगने वाले बल का क्या होता है? दोनों आवेशों के बल लगने वाले बल का मान, मात्राओं, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि मान लीजिए दो आवेश है, ठीक है ना, ये इसको मिटा दिए, दो आवेश है, ये भी Q है, ये भी Q है, ठीक है ना। इन दोनों का बीच जो ये मात्रा है ना, ये कुछ इसका भी वेट होगा, कुछ इसका भी वेट होगा, तो ये मात्रा ही होगा ना। दोनों आवेश जो इसके बीच की दूरी r है, जो इसके बीच की दूरी है ना, इसी को क्या कह देते हैं? कूलाम्स लॉ कह देते हैं। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, यानी गुणनफल के, यानी कि Q ये होता है और ये भी Q होता है, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो वर्ग के, ठीक है ना,
यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसको ये फार्मूला बन जाता है, क्या चीज, इसी फार्मूला को हमको डिराइव करना है, ठीक है ना। यानी कह रहा है इसमें Q आवेश ए भी है और Q आवेश ए भी है, ये Q1 है, ये Q2 है, इसकी बीच की दूरी R2 है, इसके यानी समानुपाती होते हैं और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसके यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि ये जो R है इसके अनुपाती होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है ना। तो ये Q1 और इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, फोर्स भी तो लगेगा ना, तो F इक्वल टू इतना हो जाएगा। यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। यानी इन दोनों के जो मात्रा है इसके गुणनफल के, ये गुणनफल के, ठीक है ना, गुणनफल के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के, यानी कि ये इसके, यानी कि जो Q है ना इसके अपोजिट हुआ, Q जो R के अपोजिट है तभी तो ऊपर है ना, अगर दोनों अपोजिट यानी कि एक दूसरे के उल्टा नहीं होता तो एक दूसरे, ये R दोनों यहाँ होते, यानी कि R भी यहाँ होता, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये जो दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये क्या है, R नीचे है, तो यही हो जाता है। आगे जब बताएंगे तो फार्मूला हो जाता है यहाँ पे Q, एक यहाँ कांस्टेंट भी आएगा Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है ना, R स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, कूलाम्स लॉ हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कूलाम्स लॉ हो जाएगा। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान के संबंध में हमको कूलाम्स लॉ बताना था और कूलाम्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। कूलाम्स लॉ जब इसको फिर से उस समय हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको फिर से हम बताएंगे वहां पे। आपको यहाँ पे ये हिंट कर दिए हैं कूलाम्स लॉ क्या होता है, और कूलाम्स लॉ जब वहां उसका फार्मूला का डेराइव, यानी कि जब उस फार्मूला का सूत्र का निगमन करेंगे, निगमन मीन्स कि उसको फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, जब उसको वहां बताएंगे तो इसको फुल आपका फार्मूला यानी पूरी तरह से फार्मूला आपको वहां पे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट क्लास में और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्लास में हम लोग इतना पढ़ लिए, कहाँ तक, कूलाम्स लॉ तक पढ़ लिए। कूलाम्स लॉ कहाँ से आया और किसने इसका कब से स्टार्ट हुआ, 1785 ईस्वी में इससे कूलाम्स ने इस नियम को क्या किए थे, दिए थे, ठीक है ना, किसमें, 1785 ईस्वी में। तो चलिए इसको तो ये कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं कि आज जहां तक पढ़ा है इसका पूरा PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।